है दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सी मस्ती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्क्रीन पर दिख रहा है इस लड़के को देखिए, इसका नाम यांग जी और इसके पीछे जो गुच्छे में भाग रही है वो है स्कूल के वाइस प्रिंसिपल। पर आखिर यांग जी ने ऐसा क्या किया कि प्रिंसिपल मैम उसकी जान की दुश्मन बन गई, और कैसे एक छोटी सी गलती ने इसे मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। आज की स्टोरी आपको हंसाएगी भी और रुलाएगा भी। कहानी शुरू होती है यांग जी से, जो एक ऑर्फन है। बचपन में एक दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट में उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। तब से उसके आंटी लिन ने उसे पाला पोसा है। आंटी लिन चाहता है कि यांग जी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, पर हमारे यांग जी उसे तो बस मस्ती से ही मतलब है। पढ़ाई में जीरो और शरारत में हीरो। यांग जी का बस एक ही सहारा है, उसका बेस्ट फ्रेंड टूडो, जिससे वो अक्सर पैसा उधार लेता रहता है। अब ट्विस्ट आता है तब जब यांग जी और टूडो बाथरूम के बाहर एक फनी ब्लॉग वीडियो शूट कर रहे होते हैं। तभी अचानक बॉयज वॉशरूम से प्रिंसिपल मैम बाहर निकलती है। मैम गलती से बाहर चली गई थी, पर यह नजारा यांग जी के फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। मैम डर जाती है और वीडियो डिलीट करने को कहती है, पर यांग जी कहाँ मानने वाला था। वो फोन लेकर ऐसा भागा कि मैम की सांसें फूल गई। भागते हुए यांग जी को रास्ते में जिया मिलती है, जो स्कूल के सबसे टॉपर और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। यांग जी उसकी स्कूटी लेकर निकल जाता है, पर उसका ध्यान पीछे था और सामने से आ रही प्रिंसिपल की कार से उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैम उसे धमकी देता है कि उसे स्कूल से निकल दिया जाएगा। यांग जी परेशान था, पर असली झटका तब लगा जब एक नर्स ने आकर कहा, यांग जी तुम्हें कैंसर है। कैंसर की बात सुनकर यांग जी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घर जाकर अपनी आंटी से अपने पेरेंट्स के इंश्योरेंस के पैसा मांगते हैं ताकि वो अपनी बाची कुछ जिंदगी जी सके। पर यहाँ एक और ट्विस्ट निकलता है। आंटी लिन, जो खुद एक डॉक्टर है, बताता है कि उसे कोई कैंसर नहीं है। दरअसल उस नर्स ने गलती से बेड नंबर 3 के पेशेंट की रिपोर्ट यांग जी को बता दी थी। जब यांग जी ने शिकायत की तो गुस्से में आंटी लिन ने कह दिया, काश तुम भी उस एक्सीडेंट में मर जाते तो मैं शांति से जी पाती। यह सुनकर यांग जी का दिल टूट जाता है। वही दूसरी तरफ जिया के पास यांग जी का फोन था। टूडो बार बार कॉल कर रहा था, जिस वजह से जिया ने गलत पासवर्ड डालकर फोन को लंबा समय तक के लिए लॉक कर दिए। अगले दिन जब स्कूल में सबको पता चलता है कि यांग जी को कैंसर है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। वाइस प्रिंसिपल को लगता है कि यांग जी सच में मरने वाला है, इसीलिए वो फैसला करता है कि उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन दोस्तों के साथ हंसी खुशी बिता सके। अब यांग जी ठहरा शातिर खिलाड़ी। उसने सोचा, अगर ये झूठ मुझे एग्जाम और पनिशमेंट से बचा सकता है तो एक्टिंग जारी रहना चाहिए। टूडो कहता है, भाई तू बीमार नहीं लगती है, थोड़ा मेकअप कर लेते हैं। पर टूडो ने उसे ऐसा मेकअप थूका कि वो बीमार कम और बहुत ज्यादा लग रहा था। यांग जी ने कहा, रहने दे भाई, मेरी एक्टिंग ही काफी है। अगले दिन से स्कूल में यांग जी का राज शुरू हो गया। जब भी टीचर कुछ पूछते हैं वो बस अपना हाथ उठाकर कहता है, सर तबीयत थोड़ी खराब है। फिर क्या, टीचर उसे तुरंत छुट्टी दे देते और यांग जी मजे से दूसरे क्लासमेट का टिफिन छीनकर खाने लगता है। लेकिन दोस्तों, हर बदमाश का एक न एक दिन पकड़े जाना तैयार है। जिया को यांग जी पर शक होने लगता है। वो सोचती है, अगर ये इतना बीमार है तो इतना ऑयली फूड कैसे खा रहा है। अगले दिन यांग जी देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड टूडो को आगे भेज दिया गया है और उसकी सीट पर बैठी है जिया। जिया कहती है, अब से मैं तुम पर नजर रखूंगी। यांग जी को तो मानो सांसें ही अटक गई। टिफिन टाइम पर जिया डिटेक्टिव बन जाती है और पूछती है, डॉक्टर ने तुम्हारे रिपोर्ट में क्या कहा। यांग जी और टूडो ने मिलकर एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई कि उसे एस्टोमा कैंसर है, पर अभी कंट्रोल में। लेकिन जिया उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। उसने यांग जी के सारे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स छीन लिया और उसे पकड़ दी सब्जी वाले खिचड़ी। यांग जी बेचारा जो स्ट्रीट फूड का शौकीन था, अब घास फूस खाने पर मजबूर हो गया। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है चैन से, जो जिया का दोस्त है। लेकिन यांग जी की असली मुश्किल तब शुरू हुई जब जिया ने पूरे स्कूल में ऐलान कर दिया कि कोई भी यांग जी के साथ अपना खाना शेयर नहीं करेगा, वरना ये मर सकता है। बेचारा यांग जी को आप बाहर का दुकान वाले भी कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती थी। जिया ने सबको मना कर रखा था। जिया एक शैडो की तरह उसके पीछे लग गई थी ताकि उसकी बुरी आदतें छूट जाए। कहानी में अब एक इमोशनल टर्न आता है। एक दिन क्लास में सोते हुए यांग जी को एक बुरा सपना आता है और वो चिल्ला उठती है। जिया उसे होश में लाने के लिए एक जोर का थप्पड़ झाड़ देता है, मगर वो फिर से बेहोश हो जाता है। उस दिन घर जाते वक्त
यांगजी एक ट्रेन को देखकर उसे अपने माँ बाप की एक्सीडेंट की याद आ जाती है। वो इतना दुखी हो जाता है कि अगले दिन स्कूल ही नहीं जाता। जिया को यांगजी की फिक्र होने लगती है। वो उसका बैग लेकर उसके घर के सामने इंतजार करती है। वो घर लौटते ही जिया कहती है, फ्यूचर में अगर स्कूल नहीं आना हो तो अपना बैग ले जाया करो। पर यांगजी गुस्से में था। वो वहां से निकलकर रास्ते पर आ जाता है। चलते हुए कार के सामने थम जाता है। एक्सीडेंट से बाल बाल बचता है और जिया पर चिल्लाते हुए कहता है, फ्यूचर की बात मेरे सामने मत करना, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। जिया का दिल टूट जाता है। पर जब यांगजी घर जाकर अपना बैग खोलता है तो उसे एक नोटबुक मिलता है। जिया ने उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा था कि कैंसर से कैसे लड़ना है। यांगजी को एहसास होता है कि जिया उसका कितना ख्याल रखती है। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। जिया रेस में हिस्सा लेती है, पर भागते वक्त वो गिर जाती है और उसके घुटनों से खून निकलने लगता है। यांगजी जो दूर बैठकर ये सब देख रहा था, खुद को रोक नहीं पाता। वो मैदान में उतर आता है और जिया की जगह खुद दौड़ाने लगता है। वो इतनी तेजी से भागता है कि सबको पीछे छोड़कर फास्ट हो जाता है। जिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बहुत खुश थी कि यांगजी ने उसके लिए एक किया। लेकिन दोस्तों, अब जो सच सामने आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। जिया अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है। हमें पता चलता है कि जिया पिछले 3 साल से एक खतरनाक बीमारी से लड़ रही है, जिसका नाम ल्यूकेमिया। डॉक्टर कहता है कि उसकी पुरानी बीमारी फिर से लौट सकती है। अब समझ आया कि जिया क्यों हमेशा हेल्थी खाना खाती थी और यांगजी को इतना क्यों कंट्रोल करती थी। वो खुद मौत से लड़ रही थी, इसीलिए वो यांगजी को बचाना चाहती थी। जिया परेशान थी, पर तभी यांगजी का सॉरी मैसेज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। जिया को थोड़ी सर्दी खांसी हो जाती है, इसीलिए वो स्कूल नहीं आती। यांगजी उसे इतना मिस करता है कि दिन भर इंस्टाग्राम पर उसकी फोटोज देखता रहता है। ये देखकर उसका दोस्त टूडो कहता है, भाई तुझे कैंसर नहीं, तुझे तो प्यार वाला रोग लग गया है। यांगजी बात को हंसकर टाल देता है, पर उसके दिल में जिया के लिए जगह बन चुकी थी। दोस्तों, जिया का हौसला बढ़ाने के लिए उसके पेरेंट्स बच्चों का जैसा बन गया है। वो जिया के साथ स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर खेलते ताकि उसे दोस्तों की कमी महसूस ना हो। तभी वो यांगजी की एंटी होती है, जो बहाना बनाकर जिया से मिलने आया था। पर जिया के पापा वो तो बिल्कुल किसी गुच्छे वाला टाइगर की तरह यांगजी को घूर रहे थे। उन्होंने यांगजी से कैंसर ऑपरेशन के निशान को दिखाने को कहा, पर बेचारे यांगजी किसी तरह बातों में फंसकर बच गया। रात के वक्त दोनों बातें करते हैं। जिया जब यांगजी के पेरेंट के बारे में पूछता है तो अब यांगजी बताता है कि उसने उसी ट्रेन एक्सीडेंट में अपने पेरेंट को खोया था, जिसमें वो खुद भी थी। जिया को अब समझ आता है कि यांगजी फ्यूचर शब्द से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि उसके लिए हर पल अनिश्चित है। बातों बातों में यांगजी कहता है, जिया तुम रोज मेरे सपनों में आती हो। दोस्तों, हमारे यांगजी अब पूरी तरह इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। अगले हफ्ते यांगजी को लगा कि जिया उसे डेट पर ले जाएंगे, पर उसे लेकर पहुंच गई एक कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ बीमार बच्चों का मन बहलाने के लिए दोनों ने मछलियों का कॉस्ट्यूम पहनकर डांस किया। यांगजी को ऐसा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक बीमार बच्चों ने असली मछली देखने की जिद की, तब यांगजी उसे किस्मत और फ्यूचर का ज्ञान देने वाला था, पर जिया ने उसे तुरंत रोक लिया। जिया ने यांगजी को समझाया कि अगर वो ढंग से नहीं पढ़ेगा तो कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा। यांगजी को लगा ये तो बहुत आसान है, पर जब उसने इंटरनेट पर कट ऑफ देखा तो उसके होश उड़ गए। अब शुरू होता है यांगजी का ट्रांसफॉर्मेशन। उसने खेलकूद मस्ती सब छोड़ दी, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी पढ़ाई करने लगा। जिया, जैन और टूडो ने मिलकर उसे गाइड किया, पर इतनी मेहनत के बाद भी जब टेस्ट में अच्छे मार्क नहीं आए तो यांगजी गुस्से में अपनी किताबें फाड़कर खाने लगा। जिया समझ गई कि अब यांगजी को एक ब्रेक की जरूरत है। जिया यांगजी को लेकर एक एक्वेरियम पहुंचती है। यांगजी वह मछलियों का नहीं बल्कि चुपके से जिया की वीडियोस बना रहा था। इतने दिनों में बेचारा पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका है। थकान की वजह से यांगजी जिया के पैरों पर सर रखकर सो जाता है और जिया भी उसे मना नहीं करती। ये पल इतने सुकून भरे थे कि दोनों के वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन अगली सुबह जब वो घर लौटते हैं तो चैन इंतजार कर रहा था। चैन ने यांगजी से सीधा पूछा, क्या तुम जिया को पसंद करते हो? अगर हाँ तो उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? दरअसल चैन ने हॉस्पिटल से पता कर लिया था कि यांगजी को कोई कैंसर नहीं है। चैन ने चैलेंज किया कि वो ग्रेजुएशन के दिन जिया को प्रपोज करेगा,
यांग जी ने उसकी बात हंसी मजाक में उड़ा दी, पर दिल ही दिल में वो डर गया था। देखते ही देखते ग्रेजुएशन के दिन आ गया। एक लड़की यांग जी को लव लेटर देती है, पर यांग जी का ध्यान तो सिर्फ जिया पर था। उसे डर था कि कहीं चैन ने उसे पहले प्रपोज ना कर दे। वो पूरे स्कूल में जिया को ढूंढता है और आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज कर ही देता है। जिया हैरान नहीं हुई क्योंकि वो सब जानती थी, पर उसने एक शर्त रखी, वो अपना जवाब 6 नवंबर को ही देगी। यांग जी परेशान था कि 3 महीने का इंतजार क्यों, पर वो ये नहीं जानता था कि उस दिन जिया का ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म होने वाला है। जिया का दिल जीतने के लिए टूडू ने यांग जी को एक आइडिया दिया। यांग जी ने फैसला किया कि वो हॉस्पिटल के बीमार बच्चों को एक्वेरियम घुमाने ले जाएंगे। इस नेक काम में जिया और चैन ने भी उसका साथ दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चैन ने जिया को प्रपोज किया था, पर जिया ने कोई जवाब नहीं दिया। चैन समझ गया कि जिया सिर्फ यांग जी से प्यार करती है, इसीलिए वो एक सच्चे दोस्त की तरह दोनों को मिलाने में लग गया। एक्वेरियम में यांग जी ने जिया का हाथ थाम लिया और जिया ने भी उसे नहीं छोड़ा। जिया ने पूछा, उस दिन जब तुम मेरे पैरों पर सोए थे तब मैंने कुछ कहा था, क्या तुमने वो सुना? यांग जी कहा, वो नींद में था। इसके बाद जिया यांग जी को लेकर स्कूटी में टहलने निकलती है। दोनों बहुत खुश है, मानो जिंदगी ने उन्हें सारी खुशियां दे दी हो। कल वो बच्चों को लेकर एक्वेरियम जाने वाला है। सब बहुत एक्साइट है, पर क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? दोस्तों, कहानी में सब ठीक चल रहा था कि तभी वो पल आया जिसका डर यांग जी को हमेशा से था। सब दोस्त मिलकर ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं और फिर रुकता है यांग जी पर। जिया उससे पूछती है, क्या तुमने मुझसे कभी कोई झूठ बोला है? यांग जी का पसीना छूटने लगा है क्योंकि उसका पूरा रिश्ता ही एक झूठ पर टिका था। पर तभी चैन ने बात पलट दी और यांग जी को बचा लिया। खुशी का मौका तब आया जब एक्वेरियम से अप्रूवल मिल गया। यांग जी और चैन साइकिल पर निकलती है, पर रास्ते में दोनों के बीच रेस लग जाती है। चैन बहुत तेज साइकिल चला रहा था कि अचानक वो गिर जाता है और उसे मिगी का दौरा पड़ने लगता है। यांग जी उसे हॉस्पिटल लेकर भागा, पर अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चैन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये सदमा सबके लिए अनब्रेकेबल था। चैन की माँ जिया को एक खाद देती है। जिया को याद आता है कि चैन ने एक बार कहा था कि समुद्र के नीचे एक स्पेशल पोस्ट बॉक्स है जहाँ वो अपना खाद डालना चाहता था, पर अपनी बीमारी की वजह से वो कभी अंडर वाटर नहीं जा सका। जिया वो खाद पकड़ कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया। इधर यांग जी का एडमिशन एक दूसरी सिटी की यूनिवर्सिटी में हो जाता है। आंटी लिन उसे समझाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। यांग जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शहर छोड़ने से पहले वो जिया से मिलती है और उसे नोटबुक लौटाकर सारा सच बता देता है। जिया, मुझे कभी कैंसर था ही नहीं। जिया ये सुनकर शौक रह जाती। उसे दुख होता है कि यांग जी ने उसकी इमोशन के साथ खेला। रात को जिया का एक मैसेज आता है, तुम स्वस्थ हो, ये जानकर अच्छा लगा, नई लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। और इतना कहकर वो यांग जी को हर जगह से ब्लॉक कर देती है। यांग जी नए शहर चला जाता है, पर उसका दिल वही पीछे रह गया था। वो रोज जिया को फोटोज भेजता, अपनी बातें लिखता, पर ब्लॉक होने की वजह से वो मैसेज को भी डिलीवरी नहीं होते। वो घंटों तक समुद्र किनारे बैठे रहता और सिर्फ जिया की यादों में खोया रहता। दोस्तों, यांग जी और जिया के बीच की दूरी अब खत्म होने वाली थी। टूडो जिया के पास जाता है और उसे यांग जी की भेजा हुआ एक आखिरी वीडियो देखने को कहता है। वीडियो में यांग जी माफी मांगते हुए कहता है, जिया, तुमसे मिलने से पहले मैं फ्यूचर की परवाह नहीं करता था, पर तुमने मुझे फ्यूचर के सपना देखना सिखाया। मेरी हर खुशी तुम्हारी उस एक मुस्कुराहट से शुरू होती है। जिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उसी वक्त यांग जी को अनब्लॉक कर देती है। अचानक एक दिन जिया यांग जी के सामने आ खड़ी होती है। यांग जी हैरान था। जिया उसे एक आखिरी काम करने को कहती है। दोनों स्कूटी लेकर उस समुद्र के किनारे पहुंचती है जहाँ चैन का सपना दबी हुई थी। यांग जी पानी में गहरी डुबकी लगाता है और चैन का वो खाद उस अंडर वाटर पोस्ट बॉक्स में डाल देता है जो सीधा जिया के घर पहुंचने वाला था। चैन का आखिरी सपना पूरा हो गया था, लेकिन खुशी का ये पल बहुत कम थे। अचानक जिया बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और यांग जी उसके बगल में बैठे रहा था। आज
यांग जी को उस शख्स का पता चला जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। जिया को ब्लड कैंसर है। जिया ने हंसते हुए कहा, मैं अब और फ्यूचर का इंतजार नहीं करूंगी, बस आज मैं जीना चाहती हूँ। पर किस्मत ने कुछ और ही प्लान किया था। यांग जी ने हार नहीं मानी। वो हार डॉक्टर से मिला, अपनी आंटी लिन के सामने गिर गिराई, मेरा सारा खून ले लो पर जिया को बचा लो। लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि ये इतना आसान नहीं है, डोनर में सोने में महीनों लग सकता है। यांग जी ने हार नहीं मानी। वो दिन रात जिया के पास बैठे रहता, उसे जोक सुनाता, कहानी सुनाता, ताकि जिया एक पल के लिए भी अपना दर्द भूल जाए। प्यार अब इबादत बन चुका था। दोस्तों, हॉस्पिटल के उस खामोशी कमरे में जिया ने वो बात कही जो यांग जी के दिल को चिर गई। जिया ने कहा, यांग जी, मैं हमेशा तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, बेफिक्र मस्त मौला, जिसे फ्यूचर की कोई चिंता न हो। उस दिन एक्वेरियम में मैंने तुमसे यही कहा था कि मुझे ल्यूकेमिया है, इसीलिए मैं हमेशा डर डर कर जीती थी। मुझे लगा था कि ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म होते ही मैं आज़ाद हो जाऊंगा, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि असली जिंदगी तो आज में ही है, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं। अगले दिन जिया को चैन का वो खत मिलता है जो यांग जी ने अंडर वाटर पोस्ट बॉक्स में डाला था। चैन ने उसमें अपने ढेर सारे सपने लिखे थे, स्विमिंग सीखना, ड्राइविंग करना और एक अच्छी नौकरी पाना। उसके पास फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्लान था, पर मौत ने उसे वक्त ही नहीं दिया। ये देखकर दोनों को एहसास होता है कि जिंदगी कितनी छोटी है और हम इसे फालतू के झूठ और डर में गवा देते हैं। तभी यांग जी जिया को एक आईडी कार्ड दिखाता है। उसमें जिया के नाम के आगे सरनाम की जगह यांग जी ने अपने नाम लिखा था। उसने कहा, तुम मेरी तरह बनना चाहती थी ना, तो लो, अच्छा तुम मुझसे जुड़ी हो। जिया की आंखों में चमक आ जाती है जब वो देखता है कि हस्बैंड के कलमान में यांग जी ने अपना नाम भरा है। वो यांग जी से वही बातें फिर से सुनना चाहती थी जो उसने वीडियो में कही थी। यांग जी ने रोते हुए कहा, जिया, मैं तुम्हारा साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ एक घर बसाना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को पकड़कर पुट पुट कर रोने लगती है। जिया को पता था कि उसके पास वक्त कम है। उसने कहा, काश काश मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिता पाती। और दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही दिनों बाद जिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। उसने यांग जी को एक नया इंसान तो बना दिया था, पर खुद उसकी यादों में अमर हो गई। जिया के चले जाने के कुछ महीने बाद गर्मी की छुट्टी में यांग जी एक बार फिर से उस गांव में लौटता है। जिया के पेरेंट्स अब यांग जी को अपना बेटा मानते हैं। जब वो जिया के कमरे में जाता है तो वह हर चीज में जिया की खुशबू थी। उसके टेबल पर वही पुरानी नोटबुक रखी थी जिसे देखकर यांग जी की आंखें फिर से एक बार भर आती है। तभी वो फैसला करता है कि उसे जिया से कुछ कहना है। यांग जी उसी समुद्र के किनारे जाता है और गहरे पानी में उतरकर उस पोस्ट बॉक्स में जिया के नाम एक आखिरी खत डालता है। उसने लिखा था, जिया, कहने को तो हजार बातें हैं, पर सबसे जरूरी बात यह है कि तुम मेरी तरह बनना चाहती थी, लेकिन सच तो यह था कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था। जिस फ्यूचर से मैं नफरत करता था, आज मैं उसका सपना देख रहा हूँ और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इसीलिए अब मैं तुम्हारे नाम से जीऊंगा। मैं वो फ्यूचर देखूंगा जो तुम नहीं देख पाई। दोस्तों, यांग जी को अब एहसास हो गया था कि काश वो वक्त को रोक पाता और जिया का हाथ था में हमेशा के लिए वही ठहर जाता। पर अब वो समझ चुका था कि जिंदगी एक अनिश्चित सफर है जिसे सिर्फ आज में ही जिया जा सकता है। इस तरह खत्म होती है यांग जी और जिया की ये दास्तान, जो हमें सिखा गई प्यार करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार को प्यार से बनाए रखना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग प्यार के लिए रुक जाते हैं और कुछ प्यार करते हुए भी चलते रहते हैं, इस डर के साथ कि कोई वो प्यार खो ना जाए। दरअसल दिल को ये पता होता है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वही हमारा भटकता दिल का आखिरी मंजिल है। अगर इस एंडिंग ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को एक शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और इमोशनल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।